नमस्कार। आज पूरा देश महाशिवरात्रि मना रहा है, तो महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं शादमा हसन, आपकी दोस्त और होस्ट, आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं आपके अपने हर दिल अजीज कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। जी हाँ दर्शकों, आज महाशिवरात्रि है, भक्ति का माहौल है और चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल है और हम भक्ति के रंग में डूबे हुए हैं। तो ऐसे में मैं कहना चाहूँगी कि आज एक तो शनिवार है, यानी वीकेंड का दिन है और मस्ती तो ऐसे ही है, ऊपर से फेस्टिवल टाइम है तो मस्ती का ये जो रंग है ना, ये दुगना हो गया है। तो मैं कहना चाहूँगी कि मोबाइल से दूरी बनाएं और अपनों से जाकर मिलें। बधाई संदेश मोबाइल पर ना देकर अगर हम खुद जाकर मिलेंगे ना, तो फिर ये जो रंग होता है ना, माहौल होता है, ये दुगना हो जाता है, उत्सव हमारा जो है वो बढ़ जाता है। तो आज भले ही वीकेंड है, महाशिवरात्रि है, तो जाहिर सी बात है सुबह सुबह हमें ज़रूरत है पॉजिटिविटी की। तो चलिए पॉजिटिविटी की बात करते हैं अपने पहले सेगमेंट के माध्यम से। जी हाँ, आप तो जानते ही हैं कि बिहार बिहान की यही कोशिश होती है कि हम आपको नई ऊर्जा से लबरेज कर सकें, नई सकारात्मक ऊर्जा से आपको दो चार कर सकें। इसलिए हमारा जो पहला सेगमेंट होता है वो होता है हमारे बड़े बुजुर्गों के वचनों को लिए, उनकी वाणी को लिए। तो चलिए बिना विलंब किए करती हूँ आगाज हर दिल अजीज कार्यक्रम बिहार बिहान का हमारे पहले सेगमेंट अनमोल वचन के साथ। मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो, उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। हम हर दिन एक खास मेहमान लेकर आते हैं जिनके जीवन से कुछ प्रेरणा हासिल करने की कोशिश करते हैं, उनके जीवन को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उतार चढ़ाव को उन्होंने पार किया और अपने जीवन में एक मुकाम हासिल किया। तो आपको बता दूं दर्शकों कि आज हमारे बीच भी एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। आप हैं उपनगर आयुक्त पटना नगर निगम नूरुल हक सिवानी साहब। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे आज के बेहद ही विशेष मेहमान नूरुल हक सिवानी साहब का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। चूंकि स्वच्छ भारत का जो सपना है वो गांधी जी ने हमारे देश के लिए देखा था और उनकी 150वीं जयंती पर जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा था कि अगर हम गांधी जी को सर्वोपरि श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमें स्वच्छ भारत का निर्माण करना होगा, स्वच्छता को अपनाना होगा। इसके लिए स्वच्छ भारत अभियान की भी शुरुआत की गई है और तमाम जगह स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहा है। ऐसे में आपका जुड़ना भी पीएमसी में से जाहिर सी बात है ये सुखद अनुभव होगा, खुशी की बात होगी कि आप भी अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये जो मेरा पहला सवाल है आपसे कि पीएमसी से आपका जुड़ाव कब और कैसे हुआ? सबसे पहले मैं आज के इस पावन पर्व महाशिवरात्रि पे सबको शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूँ जी। और मेरा सलाम और नमस्ते सबको अर्ज़ है। इसके बाद से अगर देखें तो हम लोग एक लंबा जर्नी है, मतलब मैं बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से हूँ, तो हम लोगों का उस तरह का कोई डिफाइंड पद नहीं होता है, हम लोग बहुत जगह जा सकते हैं। तो हमारा जर्नी स्टार्ट अगर देखें तो हम वीडियो से स्टार्ट किए और यहाँ पे हम 2018 में 5 अक्टूबर 2018 को हमारी पोस्टिंग यहाँ पीएमसी में की गई। उसके बाद से लगातार अभी तक हम पीएमसी में ही बने हुए हैं और ये एक तरह से सौभाग्य है कि हम अपने कैपिटल सिटी को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दे सकें। और अगर स्वच्छ भारत की बात करें तो हमारी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये बहुत बड़ी सोच माना जाएगा कि जो सोच हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी का हुआ करता था, शायद वो किताबों के पन्ने में दबा हुआ था, उसको निकाल के ये धरातल पे लाए। तो ये एक एक जन तक पहुंचाना, एक एक जन तक ये पहुंचाना कि हमारे राष्ट्रपिता क्या सोचा करते थे। और ये शौचालय जो घर घर हमारे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और जो भी हमारे उसकी संस्थाएँ हैं उनके डायरेक्शन में जो भी हम लोगों ने किया, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी अगर सही से अगर इसको देखा जाए तो। और नगर निगम में 4 सालों से हम लोग लगातार इसी के तरफ हम लोग प्रयासरत रहे हैं कि हम लोग कैसे इसको क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी बना सकें। ये हमारा एक कंसेप्ट है, क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी। तो बहुत हद तक देखें तो आज के डेट में हम बहुत कुछ हासिल भी कर चुके हैं। अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ें और आज के डेट में देखो तो हम लोग जो हमारे नगर आयुक्त साहब हैं जो है अनिमेश परासर सर जो हैं, इनका एक इनोवेटिव सोच बहुत ज़्यादा होता है और नया नया क्रिएशन करते हैं। और उस क्रिएशन में हम इधर देख रहे हैं कि हम लोगों ने काफ़ी सफलता भी पाई है। जैसे अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने अभी एक
अभियान चलाया था स्वच्छता से रिलेटेड, जो कि जीबीपी जो होता है हमारा, गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट जिसको बोलते हैं, कचरा पॉइंट जिसको आम जन के भाषा में अगर बोला जाए तो, उसको हम लोग क्लीन करने के लिए अपना एक अभियान चलाए, जिसमें हमारा अपना था कि हम लोगों ने खुद माने एक नया इनोवेटिव आइडियाज़ ही कहा जाएगा कि झाल ताशा, और उसमें हम लोगों ने एक टीम के रूप में 40-50 लोग और झाल ताशा बजाते हुए हम लोग घूम रहे थे। खुद हम भी थे उसमें इन्वॉल्व, हम खुद लीड कर रहे थे। और ऐसे देखा जाए तो हम उपनगर आयुक्त के पद के साथ साथ हम एडिशनल पद हमारा अजीमाबाद के ईओ भी हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। तो वो जो हम लोग झाल ताशा ये सब जो बजा के हम लोग बाहर निकलते थे, तो पहले जो हम लोग आईसी अपना जो चलाते थे, मतलब लोगों को जो कन्विंस करने का प्रयास करते थे कि आप लोग हमारा सहयोग करें, तो इससे काफ़ी लोगों में जागरूकता आई। माने इससे लगा लोगों को कि सही में हम चाहते हैं कि भाई हम लोग पटना को क्लीन करें। और अभी अगर देखेंगे तो हमारा 600 कुछ हमारा जीबीपी पॉइंट था पूरे नगर निगम में, बल्कि कुछ कुछ लोगों से पूछने पे ये पता चला, जैसे एक हमारा वार्ड 52 में प्रोफेसर कॉलोनी है, वो 70-80 सालों से था। आज की डेट में वहाँ कचरा नहीं है। कचरा हटाने के बाद हम लोगों ने किया कि वहाँ पे पौधारोपण भी कर दिया, और आए दिन हम लोग बहुत जगह ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजित किए। और जो भी त्यौहार आता है हम वहाँ पे कुछ ना कुछ आयोजन करते हैं। कभी वहाँ पे टी पार्टी करते हैं, तो कभी लिट्टी चोखा करते हैं, कभी कुछ ना कुछ आयोजन करते रहते हैं। बीच में आप देखी भी होंगी हम लोग गुड्डी वगैरह भी कुछ उड़ाने वगैरह के ये सब किए हुए थे। तो इससे लोगों का अब सहयोग मिलना शुरू हो गया है, जो कि हम लोग पहले थोड़ा सा वंचित दिखते थे इस चीज़ से। मैं चाहूँगी कि किस प्रकार आपने लोगों को जागरूक किया, और क्या कुछ सोच रखा है आगे की रणनीति क्या है कि किस प्रकार और भी लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि अभी भी जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। इसमें हम लोगों ने जो जीबीपी पॉइंट क्लियर करने के लिए जो हम लोग स्टार्ट किए ये अभियान, उसमें हम लोगों ने काली सूची भी जारी की थी। इसमें जो भी लोग कचरा डालते हैं उस पॉइंट पे ले जाके उनका सूची हमने जारी किया। उसका भी एक अच्छा असर किया। उसमें लोगों का बल्कि बहुत बार ये आने लगा कि आप मेरा नाम इसमें डाल दिए। दूसरा, उसके आगे हम लोग जो मतलब परिक्रमा करते थे, सारे जगह घूमते थे, माइकिंग वगैरह भी कराते थे, कोई कचरा ना डाले, हमारी गाड़ी आएगी उसमें कचरा डालें। तो उस क्रम में हम लोगों ने एक और इनोवेटिव आइडियाज़ था, स्वच्छता सम्मान हम लोग उसको कह रहे थे। स्वच्छता नहीं बल्कि कचरा सम्मान कह रहे थे। माने जो लाता था उसको हम लोग फूल माला पहना के सम्मानित करते थे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा काम उसको फील होता था कि हम गलत काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक लोहरवा घाट है हमारा वार्ड 52 में, उसी में हम लोग घूम रहे थे। मैंने प्रैक्टिकल कुछ आपको बता रहे हैं। तो वहाँ पे कोई आदमी बकरी बांधे हुए था, वो गंदा फैलाए हुए थे। तो फिर हुआ क्या, ये किसका है किसका, हम लोग पता करना शुरू किए तो कोई नहीं बताया। तो लास्ट में हम बोले कि इसको खोलो, लेके चलते हैं। जब किसी का है ही नहीं तो यहाँ क्यों गंदगी फैलाएगा। एक दूसरा आदमी आया तो खैर उसको बोला कि नहीं मेरा है, तो उसको हम लोग फूल माला से सम्मानित किए। सम्मानित से ये हुआ कि उसका दूसरे दिन पेपर में भी मैंने छपा फोटो। तो अब उससे उसको दुखी कहिए या उसको सुख का अनुभव कहिए, लेकिन वो कचरा फैलाना बंद कर दिया। बोला कि आज के बाद हम नहीं करेंगे। और फिर अभी हम देखें तो काली सूची का भी अच्छा असर किया। उसमें बहुत लोगों का ये कहना था कि काली सूची से मेरा नाम हटा दीजिए। तो हम लोगों का था एक शपथ पत्र हम लोग तैयार किए थे कि अब आइंदा से हम कभी कचरा नहीं डालेंगे। शपथ पत्र लेते थे और फिर उसका नाम हम लोग हटा रहे थे। अभी हम लोगों का है कि स्वच्छता परिक्रमा ये कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने करीब 15 दिन से स्टार्ट हुआ है हमारा, और हर सेक्टर में एक दिन हम लोग करते हैं। हमारा जोन में बटा हुआ है, 19 जोन में हमारा पटना निगम बटा हुआ है। तो 19 जोन का मतलब कि 19 जगह हमारा परिक्रमा चलता है। उसमें जो भी हमारी गाड़ियाँ हैं, जैसे क्लोज टिपर है या हमारा ई कार्ट है, उसको हम लोग पूरा साफ़ करने के बाद उसको फूल वगैरह से पूरा सजाते हैं हम लोग। गाड़ियाँ हमारी आगे रहती हैं और उसके साथ हमारा पूरा टीम रहता है। उसके साथ हम लोग माइकिंग भी करते हैं। और उसमें हम एक चीज़ और करते हैं कि जो भी हमारी गाड़ी मूव कर रही है, तो गाड़ी तो बहुत स्लो मूव करती है, मतलब एक घर पे उठाया तो फिर चौथे घर पे जाकर उठाता है। तो वहाँ पे हम लोग टाइम भी नोट कर ले रहे हैं और लोगों को ये भी बता रहे हैं कि हमारी गाड़ियाँ किस टाइम पे आएगी। नहीं तो बहुत बार होता है कि हो सकता है कि लोगों को लगता हो कि 7 बजे आएगी, मेरी गाड़ी 8 बजे पहुँच रही है। तो ये थोड़ा सा एक ये था, तो ये भी हम लोग कर रहे हैं, जिससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। और दूसरा चीज़ है कि जो हम लोग माइकिंग करवा रहे हैं और हम खुद जो घूम रहे हैं, तो इसका लोगों में काफ़ी ज़्यादा असर जा रहा है। और लोगों से जो एक हम एक्सपेक्ट पहले करते थे कि हमको एक सहयोग मिलना चाहिए, जो बहुत बार नहीं दिखता था, अब वो दिखने लगा है।
और इसका अच्छा असर है, हमको उम्मीद कह है सकते कि हैं कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव की ओर हम सब हैं। हाँ एकदम। यहाँ पर और जानना इसको अगर हम देखें जी। तो माने जो हम लोगों की अपनी सोच है, जो हमारा चल रहा है लगातार, इसको देखें तो इस बार रैंकिंग में भी पटना हमको लगता है काफ़ी ऊपर आएगा। जी बेशक, जो हम लोगों बिल्कुल। के और ये जो तमाम कोशिशें हैं ये ज़रूर एक बड़ी बदलाव की वजह भी बनेंगी और बदलाव हो भी रहा है। जी। ज़रूरत है लोगों को और भी जागरूक होने की। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आपने बीडीओ से अपने करियर की शुरुआत की थी और आज आप उप महानगर आयुक्त हैं, तो ये जो सफ़र रहा आपका कैसा रहा? बीडीओ से लेकर अब तक का जो सफ़र था आपका, वो जानना चाहेंगे। सफ़र तो एक तरह से आप कहेंगे तो चैलेंजिंग ही सफ़र रहा। इसलिए कि अब थोड़ी सी हर जगह कुछ भी आप अच्छा करना चाहिए तो कुछ कुछ रुकावटें तो सामने आती ही हैं। तो हम मोतिहारी में केसरिया में वीडियो हुआ करते थे, तो वहाँ भी बहुत चैलेंजेस आदमी फेस करता था। उसके बाद फिर हम मधेपुरा में DCLR थे, तो वहाँ तो DCLR का अनुभव मेरा थोड़ा सा अच्छा रहा। अच्छा इसलिए रहा कि जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ चीज़ें होती हैं और लोगों को न्याय देने का एक लगता था कि किसी को अगर हम न्याय दे रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा सा अनुभूति होता था। तो बहुत बार हमारा ये अपना रहता था कि कोई भी जो जनरली जो भी होता है वो तो लैंड से रिलेटेड ही रहता है, तो हम अक्सर उस लैंड को विज़िट करते थे और बिना सूचना के विज़िट करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता नहीं चलती है कोर्ट में बैठने के बाद, दो एडवोकेट रहते हैं, अलग अलग अपना पक्ष रखते हैं, बहुत बार समझ में नहीं आता है। लेकिन जब भी आप लैंड पे जाते हैं, जब भी आप स्पॉट पे जाते हैं, तो सारा चीज़ एक तरह से कहिए तो लगता है कि आप स्क्रीन पे कुछ देख रहे हैं और उससे आपको काम करने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो इस चीज़ को हम अपने प्रैक्टिस में रखे हुए हैं कि कुछ भी वैसा रहता है तो हम कोशिश करते हैं कि स्पॉट पे हम जाएं और स्पॉट पे जाने से उसका जो सोल्यूशन मिलना है वो मिल जाता है। और पटना नगर निगम में भी हम लोग बहुत चैलेंजेस फेस किए और उम्मीद है कि जो भी हमारी सोच है कि पटना नगर निगम को एक अच्छे जगह पे लाएं, उम्मीद है कि उसको हम लोग। अब जानना चाहेंगे उस ज़माने को जब हर कोई एक नई ऊर्जा से लबरेज होता है, यानी स्टूडेंट लाइफ। जानना चाहेंगे कि कैसा रहा आपका वो सफ़र, जहाँ जो कह सकते हैं कि वो मील का पत्थर साबित होता है हमारे जीवन में। तो इसको अगर देखें तो मेरा 5th तक जो पढ़ाई रही हो, गांव का एक छोटा स्कूल हुआ करता था, BMC मकतब कहा जाता था इसको। हमारा स्कूल जो था उर्दू मीडियम था और 5th तक हम लोगों ने उर्दू मीडियम से ही पढ़ाई की। तो वहाँ पे देखा जाए तो 2 टीचर हुआ करते थे, जिसका पहले भी हम एक बार जिक्र कर चुके हैं। तो दोनों लोगों का एक डिवोशन दिखता था कि बच्चों को कैसे हम पढ़ाएं और बच्चों को कैसे हम काबिल बनाएं। उसमें हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। उसमें एक अली अख्तर मौली साहब थे, दूसरे हमारे पंडित जी थे। तो पंडित जी का नाम मुझे याद नहीं है, पता भी नहीं है ठीक से क्या है। तो उर्दू मीडियम जो हम लोग का स्कूल हुआ करता था, तो मौली साहब जब चले जाते थे अगर छुट्टी पे, तो हम लोग का स्कूल एक तरह से ठप पड़ जाता था। कैसे मैक्सिमम हम लोग बच्चे जो थे उर्दू मीडियम के थे, तो बच्चों की पढ़ाई चलती रहे, इसलिए हमारे जो पंडित जी जो शिक्षक हुआ करते थे उन्होंने उर्दू सीख लिया ताकि बच्चों को पढ़ा सकें। तो एक डिवोशन होना चाहिए इंसान में, अगर किसी भी चीज़ को आगे तक ले जाना है तो लगन और डिवोशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ बेशक, और कह सकते हैं कि ये चीज़ें शायद उसके आगे अगर हम देखें तो फिर हम चले गए हाई स्कूल में। जी। तो यहाँ पे तो हम अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन हाई स्कूल में जाने के बाद तो पहले जनरली देखने को मिलता था कि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के रेंज में एक स्कूल हुआ करता था। तो वहाँ पे जाने के बाद हम लोग विलुप्त टाइप हो गए, मतलब पता ही नहीं चला। वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी थे। तो वहाँ पे एक तरह से कहिए तो हम लोग बैक बेंचर हो गए, मतलब क्लास में जाना, पीछे बैठना, अपना निकल लेना इस तरह से। लेकिन मैट्रिक का जो रिज़ल्ट आया उसमें मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था। वो एक तरह से कहिए तो मेरे पूरे माइंड को चेंज करने का काम किया। मैंने उसमें 4th हमारा रैंक था स्कूल में। तो हमको लगा कि नहीं, आई कैन डू समथिंग। मैंने मुझे लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। पहले जो फील होता था कि नहीं, जो अच्छे स्टूडेंट है वही अच्छे स्टूडेंट है। उसके बाद मेरा जर्नी अगर देखा जाए तो फिर मेरे बड़े भाई थे, वो कोशिश में थे कि मेरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। वहाँ हमने गया भी नहीं और मेरा थोड़ा परसेंटेज जो था, मैंने जो भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट था उससे कुछ कम था, लेकिन बाद में हो जाता। लेकिन फिर एक चीज़ और वहाँ पे थोड़ा सा अगर देखा जाए तो उस वक्त जो हमको देखने को मिलता था थोड़ा सा कुछ रैगिंग सिस्टम कुछ दिखता था वहाँ पे। तो एक तरह से कहिए तो बहुत बार हम दुआ भी करते थे कि नहीं हो। फिर वहाँ से हम चले गए दिल्ली। दिल्ली में हमारे एक कज़िन रहा करते थे, JNU में थे। तो फिर हमारा एडमिशन दिलवा दिए गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरोजनी नगर में। फिर हम वहाँ पे अपना पढ़ना शुरू किए।
तो जेएनयू में जाने के पहले तक मतलब जो पढ़ाई की तरफ जो रुझान होना चाहिए वो शायद बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन वहाँ जाने के बाद हम देखे कि मेरे जो कज़िन थे वो खुद पूरी रात पढ़ते थे। तो हमको लगा कि नहीं, तो आदमी पूरी रात पढ़ सकता है। और वहाँ एक अच्छा चीज़ था कि वहाँ पे रिज़ल्ट जो था पीटी, मेंस और इंटरव्यू फाइनल रिज़ल्ट जो आता था ये हर 3-4 महीनों पे आता था। तो वहाँ पे वो आपको एक ऊर्जा देता था, जब देखते थे सामने वाले के कि ये मैंने कंप्लीट कर गया, ये पीटी निकाला, ये मेंस निकाला, तो वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारा चेंजेस आए। मैंने हमको लगा कि पढ़ के हर आदमी कुछ कर सकता है। तो वहाँ से एक मेरा अलग सा सोच डेवलप हुआ, जिसको देखा जाए तो वही सोच शायद हमको इस जगह तक लेके जी हाँ, कह सकते हैं ना कि संगत का असर हमारे ऊपर बहुत होता है। इसलिए आपसे भी कहना चाहूँगी दोस्तों कि आप भी अपनी जो संगत है उसका ज़रूर ख्याल रखें। हम जैसी संगत में रहते हैं वैसा असर हमारे ऊपर पड़ता है, जैसा आज के हमारे ख़ास मेहमान के साथ भी हुआ। जब इन्होंने देखा कि इनके दोस्त पढ़ रहे हैं, इनके कज़न पढ़ रहे हैं, तो फिर आपके अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और आपने भी वो कर दिखाया जो शायद आपने पहले नहीं सोचा था। बेहतरीन सोच और उसका नतीजा कि आप आज यहाँ तक पहुँचे। यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी कि इन सब के अलावा इस भागम भाग भरी ज़िंदगी में जॉब के पीछे इंसान भागता है, सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन आपका जो शौक़ होता है वो एक तरफ होता है। तो आपको लिखने का शौक़ है। दर्शकों, आपको बता दूं कि हमारे आज के जो बेहद ही खास मेहमान हैं उन्हें लिखने का भी शौक़ है। तो चलिए उनके इस शौक़ के बारे में जानते हैं। तो क्या कुछ लिखते हैं आप? दरअसल हमने जेएनयू से पीएचडी भी किया है पर्शियन में। तो पर्शियन में मेरा जो पीएचडी से पहले एमफिल होता है, तो एमफिल जो मेरा टॉपिक था वो बुजुर्ग एलवी करके वो नावल राइटर हैं, उन्हीं पे मेरा ये मतलब रिसर्च था। तो उन लोगों को पढ़ने पे एक और वहाँ पे ईरान के शादिक हिदायत करके एक प्रोज राइटर ही हैं। तो इन लोगों को पढ़ने के बाद बुजुर्ग अलवी, शादिक हिदायत, गौहर मुराद, इन लोगों को पढ़ने के बाद मतलब लगा कि ये लोग काफ़ी चीज़ें ऐसी बता जाते हैं जो शायद हम लोग देख भी नहीं पाते हैं ठीक से। और वहाँ से एक मेरा सोच डेवलप हुआ। तो पहले तो हमको लगता था कि लिखा कैसे जाता है, बहुत बार ये भी क्लियर नहीं होता है। तो मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी, पोस्टिंग मतलब इनके ऐसे कहिए कि ट्रेनिंग के लिए जो पोस्टिंग होती है, तो बेगूसराय मेरी पोस्टिंग हुई थी। और ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा काम भी नहीं रहता है, तो जो भी हमारे अंदर जो दिमाग में एक पड़ा हुआ था कि हम प्रोज लिख सकते हैं, तो मैंने वहाँ पे मेट्रो गर्ल लिखा, जो कि खासकर उसमें हमारा जो कैरेक्टर है वो नाजिया और अशफाक करके है। और उसमें हम यही दिखाए हुए हैं कि बलिया एक अनुमंडल हुआ करता था वहाँ पे, उस लड़की को हम बलिया का ही दिखाएं कि बलिया सो जाती है दिल्ली, और उसका सोच कैसे चेंज होता है। अशफाक से जो है वो एक पल को लगता है कि अशफाक काफ़ी अच्छा कर रहा है, वो आईएएस बन सकता है, तो एक तरह से उससे अपने आप को अटैच कर रही है, लेकिन फाइनली उसका रिज़ल्ट नहीं आता है, फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। वहाँ पे वो अपने आप को अलग कर लेती है। वहाँ पे दिखाता है मेटेरियलिस्टिक, उसकी एक और नगमा एक कैरेक्टर उसमें मैंने दिखाया है। तो उसको बोलती है कि नहीं, तुम मेटेरियलिस्टिक बनो। मेटेरियलिस्टिक का मतलब यही है कि सोचो, कुछ मटेरियल पे सोचो कि हम किधर जाएंगे तो हमको फ़ायदा होगा। लेकिन वो लड़की कुछ ज़्यादा ही मेटेरियलिस्टिक बाद में दिखने लगी, जो कि हमारा लंबा स्टोरी है। पहले तो शॉर्ट लिखे थे, लेकिन अभी पार्ट 2 भी उसका लाए हुए हैं, और हमको लग रहा है कि फिर पार्ट 3 भी लाएंगे। अच्छा। तो लोगों को पसंद भी आता है, यूट्यूब पे भी हम डाले हुए हैं, तो काफ़ी लोगों को पसंद भी आया उस स्टोरी को। उसके बाद अगर हम देखें तो आज के शिक्षा पे एक लिखे हुए हैं, तो उसको तो हम शॉर्ट स्टोरी लिख रहे थे, लेकिन आज की डेट में 75 पेज करीब लिखा गया, तो मिनी नावल उसको कब कह सकते हैं जी। दूसरा एक हमारा स्टोरी है गाय भैंस की बातचीत, ये भी जो भी हालात हैं उस पर है। औलाद है, मैंने बहुत सारी स्टोरी लिखे हुए हैं, और कुछ हम पब्लिश भी कराए हैं जो मैगजीन और ये। और हमारा यही है कि एक तो हम लोगों का ज़िंदगी इतना बिजी रहता है, तो वक्त तो कम मिल पाता है, लेकिन उसी में जब भी वक्त मिलता है तो हम उसको लिखना चाहते हैं। जैसे आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम मधेपुरा में DCLR के रूप में पदस्थापित थे। वहाँ पे 2010 के विधानसभा चुनाव ख़त्म हुआ था। चुनाव के बाद, चुनाव में तो आदमी बहुत बिजी रहता है, एकाएक वहाँ पे लगा कि सारा चीज़ वैक्यूम हो गया, शांत हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। और जो हमारे DM साहब थे, उनसे सोचे कि हम छुट्टी लेके घर जाएँ, 2-4-5 दिन के बाद आते हैं। तो DM साहब का आदेश था कि नहीं, घर नहीं जाना, यहीं रहना। बहुत कुछ काम नहीं था, ऑफिस में बैठे हुए थे, तो हमको लगा करें तो क्या करें। तो हम बैठे बैठे एक चुनाव वहाँ पे स्टोरी भोजपुरी में जो लिखे हुए हैं, लोगों को भी काफ़ी पसंद आता है, बहुत शॉर्ट है लेकिन अच्छा है, तो
क्या बात है। राइटिंग का मेरा ये है जिसको हम जी। कोशिश करते हैं कि अपने बिल्कुल अपने शौक़ को ज़िंदा रखना ये हमारी ही जिम्मेदारी होती है, क्योंकि भागम भाग तो हर तरफ है और अपने शौक़ को अगर हमने ज़िंदा रख लिया तो समझ लीजिए कि जीने का जो सही आनंद है वो हमने उठा लिया। चूँकि आप लिखते भी हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करती हैं, खुशियाँ प्रदान करती हैं। यहाँ पर जानना चाहेंगे कि बतौर नगर आयुक्त, उपनगर आयुक्त पटना नगर निगम, आपने अपनी तरफ से क्या कुछ बदलाव लाने की कोशिश की? हम लोग अपनी तरफ से तो यही चाहते हैं कि बहुत बार होता है कि लोगों का बहुत बार पिटीशन भी आता है कि हमारा ये चीज़ है जो नहीं हो रहा है, तो हमारा कोशिश यही रहता है कि उसको जितना जल्दी हो सके, अगर विधि सम्मत है तो हम उसको कर दें। करने के बाद एक मतलब सुख का अनुभूति होता ही है कि कोई आदमी है जिसका हम काम कर पाए। और दूसरा है कि स्वच्छता से रिलेटेड अगर ईओ के रूप में देखें तो हर दिन हम फील्ड में निकलते हैं, अगर देखा जाए तो 6:30 में निकलते हैं, कम से कम 6:30 में आदमी निकलता है। जो भी हमारी हाजिरी पॉइंट होता है वहाँ भी विज़िट करते हैं कि कितने लेबर हमारे आए। उसके बाद हम स्पॉट पे भी जाते हैं कि सही से सफाई हो रहा है कि नहीं, गाड़ियाँ आ रही हैं कि नहीं, कचरा जा रहा है कि नहीं। और ये सब करने के बाद तो लगता ही है कि जब आदमी रोड पे घूमता है, कहीं कचरा दिखता है तो फिर तो दुखी तो होता ही, और वो क्लीन दिखता है तो एक अलग टाइप का सुख का अनुभूति होता है। तो कोशिश तो हम लोग का यही रहता है कि हम लोग इस चीज़ को अचीव कर पाएँ। जो विज़न है स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि जन सरोकार हो, लोग जागरूक हों। तो किस प्रकार हम लोगों को और अधिक जागरूक बना सकते हैं? क्या कुछ आपने रणनीति तैयार की रखी है? इसमें तो रणनीति हम लोग का यही है कि हम लोग खुद, मैंने पहले जैसे था हमारा डोर टू डोर, जो हम लोग गाड़ियाँ जाती थी, हम लोग खुद डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों को नॉक करते हैं। और इसमें देखें तो जो भी हमारा केंद्र सरकार है या हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, तो शौचालय का ही ले लें तो घर घर शौचालय बना देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। कि लोग जो बाहर ओपन डिफिकेशन जो होता था उससे देखिए तो बाहर में गंदगी जो फैलती थी तो वो तो अलग चीज़ है, उसके अलावा बीमारियां भी फैलती हैं उससे जी। उसको हम लोग तो बहुत हद तक रोकने में कामयाब हो गए। जैसे हमारा शहर अभी ODF++ में है जो हमारा पटना है। और दूसरा अगर देख लें तो नल जल योजना जो है, तो ये 2 योजना मतलब आम जन के लिए हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो लोग पहले बहुत बार होता था कि दूर जाते थे पानी लाने के लिए, अब उनके दरवाजे पे टैब लगा रहता है और उससे पानी निकलता है, शौचालय है जहाँ पे वो जाते हैं। तो ये दोनों योजनाएं मतलब बहुत ज़्यादा ही अगर देखा जाए तो स्वच्छता से रिलेटेड तो काफ़ी अच्छा है। जी, अगर युवाओं की बात की जाए तो उन्हें किस तरह से जोड़ने का प्रयास हाँ, करेंगे? बल्कि हम लोग ये भी करते हैं युवाओं को जोड़ने के लिए, तो हम लोग बहुत बार तो कॉलेज में भी जाते हैं, यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं, स्कूल में भी जाते हैं। बल्कि आजकल हमारा यही चल रहा है कि जो भी बच्चे स्कूल में हैं उनको हम लोगों ने एक पम्पलेट बना रहे हैं जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि वो घर में ले जाएं। इसी से कचरा से ही संबंधित है कि ना हम फैलाएंगे और ना फैलाने देंगे। और वहाँ से हम लोग फिर पेरेंट्स का भी साइन लेंगे। अगर उनके यहाँ कोई हाउस मेड है तो उनका भी हम लोग कोशिश करेंगे उनको भी उनके थ्रू कन्विंस कर सकें, उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे। और जो भी अच्छा होगा हम लोग ये भी बल्कि कर रहे हैं कि अगर 100% जो भी हमारा मतलब जो हम देते हैं अगर वो फॉर्म वापस आता है तो बल्कि हम सम्मानित करने का भी काम करेंगे जो हमारे स्कूल से, क्या बात जो है। हमारे कॉलेजेस। जाहिर सी बात है, अगर हम बच्चों को उनकी बाल अवस्था में ही एक कह सकते हैं कि नींव की तरह ये साबित होगा कि अगर हमने उनकी जड़ों में ही ये चीज़ें डाल दी कि नहीं, ना हम कचरा फैलाएंगे और ना फैलाने देंगे, तो जाहिर सी बात है कल को जो हमारी पीढ़ी आगे आएगी, नौजवान पीढ़ी जो होगी, उसके अंदर ये बेसिक डिसिप्लिन रहेगा। ये उम्दा पहल कह सकती हूँ आपकी। चूँकि आपने बताया कि आप सुबह उठ जाते हैं और बहुत सारा वक्त जो है अपनी ड्यूटी को देते हैं, तो ऐसे में एक परिवार की जो जिम्मेदारी होती है वो भी बहुत बढ़ जाती है कि उन्हें उनका पूरा सपोर्ट मिलना भी ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर जानना चाहूँगी कि किस तरह से आपको सपोर्ट मिलता है परिवार का? पहला चीज़ तो ये रहता है कि जो भी ड्यूटी है उसको आदमी चाहता है ईमानदारी से करे, और उसके बाद जो फैमिली का जो ड्यूटी है उसको भी आदमी चाहता है कि इससे टाइम निकाल के आदमी उसको भी दे। तो बहुत बार होता है कि स्टेटस कन्फ्लिक्ट एक हुआ करता था, सोशोलॉजी में हम लोग पढ़ते थे, तो कन्फ्लिक्ट आता है, लेकिन उसी में हम लोग मैनेज करते हैं। और मेरा अपना ये भी मानना रहता है कि ड्यूटी के बाद जो भी टाइम मिले, माने मैक्सिमम हम चाहते हैं टाइम अपने परिवार को देने के लिए। एक छोटा सा हम ये भी बताना चाहेंगे, हम मुजफ्फरपुर में SDO के रूप में पोस्टेड थे, तो हमारे DM साहब थे। तो एक बार ऐसे ही बात चल रही थी, तो उनका था कि बहुत सारा फंक्शन तो ऐसे भी होते रहता है, किसी का मैरिज सेरेमनी, तो किसी का मैरिज पार्टी, तो किसी का कुछ, तो हम उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व अपने आप को कम करते थे।
तो सर का कहना था कि थोड़ा सा जाया करो, उससे इंटरेक्शन जी। ज़्यादा रहने से फ़ायदा होता है। तो हम सर को हम यही कहते थे कि सर सबसे बड़ी चीज़ है कि तो ऐसे भी हम लोग निकलते हैं तो 8 बजे रात में लौटते हैं, 9 बजे रात में लौटते हैं। उसके बाद सर हम अगर किसी पार्टी में ही जाएंगे तो फिर परिवार भी तो है, उसको भी तो कुछ टाइम देना ज़रूरी है। तो अक्सर हम ये करते हैं कि परिवार को जो भी हमारा ड्यूटी है उसके बाद कोशिश करते हैं कि परिवार को टाइम दें। हम आपके अनुभव के बारे में बात कर रहे थे, जानना चाहेंगे कि आपके कार्यकाल के दौरान कुछ ऐसा अनुभव जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। हालांकि ऐसे तो बहुत सारे अनुभव हैं जिसमें मतलब सुखद का अनुभव जो कहा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों के जॉब में यही रहता है कि आप पब्लिक का विश्वास कैसे जीतते हैं। तो एक हम बताना चाहेंगे, मुजफ्फरपुर में हम एसडीओ थे तो एक जगह इलेक्शन चल रहा था, मुखिया का इलेक्शन था। तो इलेक्शन किसी कारण से रोक दिया गया था। तो हमारे डीडीसी साहब थे, वो हमको कॉल किए कि एक बार आइए चल के देखते हैं। बोले चला जाए सर, चल के देखते हैं। तो वहाँ हम गए तो आगे डीडी साहब थे, हम पीछे में थे। पब्लिक थे थोड़ा सा, मतलब वो ये था कम से कम 100 लोगों का भीड़ होगा वहाँ पे। तो ये था कि इनको देखा तब तक तो मतलब अपना वो जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र जब मेरे पे पड़ी तो बोला अच्छा एसडीओ साहब आ गए तो उसका ये कहना था कि आप सर जो बोलिएगा वही हम मानने को तैयार है। हम बोले आप लोग क्या इलेक्शन रोकना ये कराना चाहते हैं? तो नहीं साहब, जब जो बोलिएगा हम करेंगे। बोले इलेक्शन फिर होने दीजिए। तो एक आदमी भी मतलब ये रिएक्शन नहीं दिया कि हम इस कारण से रोकें। हम लोग जो भी आपकी दिक्कतें हैं आप कहिए तो हम यहाँ बैठ जाते हैं। तो नहीं सर अब होगा। ये चीज़ें हो गई। दूसरा कभी कभी होता था, जैसे उसी वक्त का बात है कि हम साहेबगंज एक प्रखंड था, वहाँ पे हम बैठे हुए थे काउंटिंग के दौरान। तो किसी का कभी कॉल आता था कि वहाँ पे कुछ मन इस तरह के सुनने में मिल रहा है, तो हमारा ये रहता था कि हम यहीं बैठे हुए हैं। तो सबका रिस्पॉन्स यही रहता था कि सर आप हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो लोगों का एक विश्वास जो जीतना, उसका एक जो मतलब अनुभव जो होता है, जो सुखद अनुभव जो कहा जाए, तो हमको तो सबसे ज़्यादा वही अच्छा लगता है जी हाँ, कि बिल्कुल लोगों का एक विश्वास आप में होना चाहिए। बिल्कुल, लोगों का विश्वास जीतना, और ये विश्वास आप तभी जीत सकते हैं जब आप लोगों के लिए काम करते हैं और न्यूट्रल होकर काम करते हैं। जी बिल्कुल, और पूरी ईमानदारी पूरी ईमानदारी। डेडिकेशन के साथ आपने काम किया, जिसका नतीजा ये है कि लोग आपको मान सम्मान देते हैं और आपकी बातों को तवज्जो देते हैं और बात मानते हैं। जाहिर सी बात है, बेहद ही सुखद अनुभव आपके जीवन में ये सब तमाम बातें रही हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको प्रेरित भी करती होंगी कि भाई जब लोगों का इतना विश्वास है तो मुझे और भी दृढ़ता के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ आगे काम करना है। यहाँ पर जानना चाहूँगी कि आपने और क्या कुछ रणनीति बनाई हुई है कि ये तो चाहे वो आपके शौक़ की बात करूँ या आपके जॉब की बात करूँ, तो आगे आपका क्या प्लान है अपनी ज़िंदगी को लेकर? ज़िंदगी को लेकर तो बहुत सारा प्लान रहता है, और मेरा उसमें एक प्लान ये भी शामिल है कि जो हमारा अगला जनरेशन जो आने वाला है उसको आदमी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करा सकता है, उसको कैसे ईमानदारी के रास्ते पर ले जाने के लिए उसको हम लोग प्रेरित कर सकते हैं। ईमानदारी का रास्ता थोड़ा सा कठिन तो होता है, लेकिन हमको लगता है कि शायद उसमें ज़्यादा आपको खुशी महसूस होता है। परेशानियाँ आती हैं लेकिन अंत में परेशानी नहीं रहती और एक सुख का अनुभव आपको मिलता ही। और मेरा कोशिश ये भी रहता है कि जो भी दायित्व हमको दिया जाए उसको हम अपने ईमानदारी पूर्वक कर दें, जबकि हमारा तो पद बदलते रहता है, आज किसी पद पे हैं, कल किसी पद पे हैं, परसों किसी पद पे हैं। ये सारी चीज़ें हैं अपनी, लेकिन हर पद के साथ पूरी ईमानदारी बरती जाए, इसका ख़ास ख्याल रखते हैं। अगर आपके लिखने की बात की जाए तो इसको लेकर आपने क्या कुछ सोच रखा है? हालांकि एक चीज़ और देखें तो मेरा जो जनरली जो भी राइटर होते हैं तो एक अपना एक प्लॉट करते हैं, लेकिन मेरे अंदर थोड़ा सा भिन्नता है। हमको लगता है हम किसी स्टोरी के बारे में पहले से सोच के नहीं रखते हैं। अब इसको आप गॉड गिफ्ट भी कर सकती हैं। हम कलम उठाते हैं, लिखते हैं और एक अपने आप में स्टोरी बनते चला जाता है। इसलिए कि हम लोग तो बहुत सारे फील्ड में ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो दिमाग में ऐसे ही घर की रहती हैं, और जब स्टार्ट होती हैं तो अपने आप में एक इमेज जो बना हुआ है उस इमेज को हम लोग पन्ने पे नक्काशी करते हुए चले जाते हैं। बिल्कुल। और ये जो लिखने की जो आपकी कला है, आपने मुझे कहा था कि मैं शॉर्ट स्टोरी लिखता हूँ, लेकिन जब आपसे बात हुई तो पता चला कि वो शॉर्ट स्टोरी लिखते लिखते कब नॉवेल का रूप इख्तियार कर लेती है, ये शायद आपको भी नहीं पता। जी, हमको भी पता नहीं। चाहूँगी कि क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को हमारे कार्यक्रम के माध्यम से? आज तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आज हमारा पावन पर्व जो भी महाशिवरात्रि है,
इस पे आप लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएं और सभी बड़े बुज़ुर्गों को सम्मानित करें, सम्मान से रखें, उनको इज़्ज़त दें। दूसरा हमारा ये सोच है कि जो भी हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी का जो एक सपना था स्वच्छ भारत, उस दिशा में हम लोग अपना पूर्ण रूप से योगदान करें। योगदान का मतलब ये नहीं है जैसे हम करते हैं कि हम एक एक रास्ते एक एक रोड पे घूमते हैं, तो आप उतना ना करें, कम से कम अपने घर को आप साफ़ करें, अपने दरवाजे को साफ़ करें, अपने दिल और दिमाग को साफ़ करें। ये शायद हमारे लिए माने एक तरह से अगर कहा जाए तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का ये भी कहना है कि द अल्टीमेट गोल ऑफ क्लीनिंग इज़ टू क्लीन योर हार्ट एंड माइंड, हार्ट एंड ब्रेन। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि हम लोग मिलजुल के किसी भी त्यौहार को मनाएं, अच्छे से मनाएं। और जी हाँ, बिल्कुल, और यही हमारे देश की खूबसूरती है कि हम हर पर्व साथ मिलकर मनाते हैं। और स्वच्छता की जब बात हो रही है तो स्वच्छता को भी हमें अपनाना होगा। यहाँ पर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी बातें की, इतनी सारी जानकारी मुहैया कराई हमारे दर्शकों को। आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के बेहद ही खास मेहमान जिनसे हमने उनके जीवन के बारे में जाना स्वच्छता के बारे में। तो आपसे भी कहना चाहूँगी कि आप भी ज़रूर अपनी जिम्मेदारी निभाएं, स्वच्छता को अपनाएं, स्वस्थ रहे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये अंक पसंद आया होगा। तो अपने फीडबैक, अपने विचार हम तक ज़रूर पहुँचाएं। उसके लिए नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहार, निदेशक DT बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रिजर रोड पटना 8,01,। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ttk patna@gmail.com।